दून ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देव यादव। जो हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया है, तो आज हम ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट करें। पूरी कोशिश रहेगी कि आज इस चैप्टर को कंप्लीट करें हम। तो इससे पहले जो हमने देखा था केमिकल काइनेटिक्स में, हमने जनरल डेफिनेशन देख ली थी, रेट ऑफ रिएक्शन देख ली थी। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख ली थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख ली थी। उसके बाद में स्पेशल क्लास के साथ में मैंने आपको आईआईटी और नीट में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए थे। तो चलो सबसे पहले जो हम आज का टॉपिक जो हमारा है डिस्कशन के लिए, वो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। कि कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शंस क्या है। तो हम जनरली देख रहे हैं कि जो बेसिक बात की जाए कि जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट में किस तरह से चेंज होते हैं, ये थ्योरी हमको आज डिस्क्राइब करनी है। तो हमारे टॉपिक का नाम है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। देखो जो थ्योरी है वो ये जो आपकी थ्योरी है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, ये दी गई थी आपकी थ्योरी मैक्स स्टोर्ट्स एंड विलियमसन ल्यूइस ने इसको दी थी 1916 में। ये जो थ्योरी है आपकी कोलिजन थ्योरी है, वो थ्योरी आपकी दी थी मैक्स स्टोर्ट्स एंड विलियमसन लेविस ने दी थी 1916 में। जो पहली चीज़ इसमें कंसीडर करने वाली है, वो पहली चीज़ ये कंसीडर करनी है कि जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक सॉलिड स्फीयर की फॉर्म में माना गया है, कि जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फीयर फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो तो जो बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी आपकी मैक्स स्टोर्ट्स और विलियमसन लेविस ने दी थी 1916 में। दूसरी बात जो हमारी कंसिडरेबल है कि हमको क्या कंसिडर करना है कि जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनको सॉलिड स्फीयर्स की फॉर्म में माना गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमारा थ्योरी का पार्ट है वो आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी। हेडिंग है हमारी कोलिजन थ्योरी है, कि हम कोलिजन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। और कोलिजन थ्योरी में भी हम सब पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे सबसे पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो मैं सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ कि कोलिजन क्या चीज़ है। तो अगर मैं कोलिजन को डिस्क्राइब करूँ तो कोलिजन क्या चीज़ है, किन्हीं दो चीज़ों को आपस में स्ट्राइक करना क्या कहलाता है, आपका कोलिजन कहलाता है। तो हमको इसी फॉर्म पर पढ़ना है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में किस तरह से चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। तो मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूँ कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस अमंग द मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर पर सेकेंड इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, आपको डेफिनेशन क्या है आपकी। द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस अमंग द मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर पर सेकेंड इज कॉल्ड कोलिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब ये है कि किसी जो आपके पास में जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर पर सेकेंड में जितनी कोलिजन करते हैं उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जनरली डिनोट करती है नंबर को, कि कितने नंबर्स हैं। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो रिएक्टेंट के सॉलिड स्फीयर मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितनी बार कोलिजन करते हैं उस चीज़ को बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। चलो इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी दूसरी चीज़ है, जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, वो है हमारा इफेक्टिव कोलिजन का। कि इफेक्टिव कोलिजन क्या चीज़ है। देखो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है। इफेक्टिव का मतलब ये है कि कोई चीज़ जो अपना करना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो, उस चीज़ को बोलते हैं इफेक्टिव। तो इफेक्टिव कोलिजन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इफेक्टिव कोलिजन की डेफिनेशन ये है कि जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में एक प्रॉपर एनर्जी हो, सफिशिएंट एनर्जी और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करें तो उनके पास में एक सफिशिएंट एनर्जी हो, सफिशिएंट एनर्जी के साथ में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। तो अगर ये दोनों चीज़ें उनके पास में है और ये दोनों चीज़ें होने के बाद में अगर वो कोलाइड करते हैं तो इस तरह के जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन डिफाइन करी है, आपको जो एग्जाम में आएगी वो लिखनी है डेफिनेशन, वो आपको मैं डिस्क्राइब करके देता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। डेफिनेशन बनेगी, इट इज़ डिफाइंड एज वन इन विच molecules collide with sufficient energy and proper orientation so that a reaction occurs। इसका मतलब यही है कि जो आपके पास में रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन के बाद में उनके पास में एक सफिशिएंट एनर्जी हो जिसके बिहाफ पर वो क्या कर सकें, आपके कोलाइड कर सकें। और कोलाइड करने के बाद में वो जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्शन को क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें, यानी रिएक्शन अकर्स करे। उसके मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो। तो हमने अभी दो डेफिनेशन देख ली हैं आपकी, एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देख ली है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के साथ में हमने इफेक्टिव कोलिजन की बात कर ली है। अब जो हमने इफेक्टिव कोलिजन के अंदर दो वर्ड हमने देखे हैं, तो हम देखेंगे कि जो एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो बैरियर आएंगे आपके,
कि बैरियर कितने हैं। तो जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि एक जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, तो उनके पास में दो बैरियर हो सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज होने से रोक रही है। तो पहली चीज़ उसके अंदर होगी आपकी एनर्जी बैरियर, की एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास में है या नहीं है, और दूसरी चीज़ बनेगी आपकी ओरिएंटेशन बैरियर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनेगा बैरियर ऑफ रिएक्शन की, जो रिएक्शन के अंदर है वो कौन सी बैरियर्स हैं। तो चलो उसको डिस्क्राइब करते हैं। देखो हम बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे और जो सबसे पहला हमारा बैरियर है वो है एनर्जी बैरियर। तो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि जो एनर्जी बैरियर है, एनर्जी बैरियर आखिर है क्या चीज़। एनर्जी बैरियर की बात करेंगे ना तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में एक फिक्स एनर्जी जरूर होनी चाहिए, इतनी एनर्जी जरूर होनी चाहिए कि वो क्या कर सके आपस में, जितनी एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी हो जिससे वो आपस में कोलाइड करें, और कोलाइड करने के बाद में क्या कर सकें, वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज हो सकें। तो अगर वो सफिशिएंट एनर्जी आपके पास में नहीं है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास में नहीं है, तो वो रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होंगे। तो चलो मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ कि एनर्जी बैरियर की डेफिनेशन क्या होगी। तो एनर्जी बैरियर की डेफिनेशन होगी द रिएक्टिंग molecules must have sufficient energy, the reacting molecules must have the sufficient energy so that the reactant molecule must have energy or greater than the activation energy or the threshold energy. Without these energies the reactant molecules could not change into products. मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि the reactant molecules must have energy equal to or greater than the activation energy or the threshold energy. Without these energy the reactant molecules will not change into product. मतलब ये है कि जो आपके पास में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, जिससे क्या हो सकता है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे। अगर इतनी एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में नहीं है तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा वर्डिंग आ रही है इसके अंदर, जो एनर्जी बैरियर के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन आ रही है, हम देखेंगे कि थ्रेशोल्ड या एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। हमारी डेफिनेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन होगी, देखो है क्या चीज़ कि हमारे पास में अगर जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास में बुक या पेंसिल होनी चाहिए, तब हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, कुछ राइट कर पाएंगे। जब तक हमारे पास में ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हमारे। उसी तरह से अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे या थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करेंगे तो जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में इतनी एनर्जी जरूर होनी चाहिए या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को इतनी सफिशिएंट एनर्जी जरूर प्रोवाइड करवानी जानी चाहिए, जिससे क्या हो सके कि जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंज हो सकें। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए कंपलसरी होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी। देखो जो दूसरा बैरियर है आपका, दूसरा बैरियर है ओरिएंटेशन बैरियर। अगर मैं ओरिएंटेशन बैरियर को डिफाइन करूं तो ओरिएंटेशन का मतलब है आपका डायरेक्शन से, कि अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर अगर कोलाइड करेंगे तो वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होंगे। अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का, अगर वो जो कोलाइड कर रहे हैं और कोलाइड करने की अगर उनकी एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होंगे। तो चलो डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन बनेगी आपकी, इट इज़ नेसेसरी दैट द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन बिफोर कोलिजन। ओनली द मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन फॉर्म प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं अगर प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर कोलाइड कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होंगे। इसको हम एग्जाम्पल से, दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर, अभी आपको दिखाई देंगे। दो एग्जाम्पल से अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से जो दो रिएक्शंस हैं हमारी अगर प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर हो रही हैं तो वो फॉर्म करेंगी प्रोडक्ट को, अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है तो वो फॉर्म नहीं करेंगी। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। चलो देखते हैं हम एनर्जी बैरियर को हमने डिस्क्राइब कर दिया था, उसके बाद हम ओरिएंटेशन बैरियर पर देख रहे थे। तो ओरिएंटेशन बैरियर के हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हमारी कोई जनरल रिएक्शन है, जो जनरल रिएक्शन है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होने के बाद में आपका बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब ये है कि
CO प्लस NO2 की रिएक्शन होकर आपका CO2 प्लस NO बन रहा है। इसमें देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जो फर्स्ट वे है आपका, जो पहला तरीका है, जो जिस तरह से उनकी डायरेक्शन है उसमें कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट की बात करोगे तो जो स्फीयर फॉर्म में हमने बोला था कि हमने पहले भी बोला था कि हमने स्फीयर फॉर्म में कंडीशन किया, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फीयर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो वो भी स्फीयर फॉर्म्स में है, और जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि वो जो उनका प्रॉपर वे है, ओरिएंटेशन है, वो उनका वे सही है। तो जिससे क्या होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन होने की वजह से वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो हमने पहला तरीका देखा है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर हैं, और प्रॉपर डायरेक्शन की होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड करने के बाद में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन कर रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म कर रही हैं। इसी का जो दूसरा तरीका आपको दिखाया हुआ है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स, जो स्फीयर मॉलिक्यूल्स हैं और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर नहीं है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो दूसरा तरीका है उसके अंदर आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। तो यही हम सीख रहे थे कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन की ज़रूरत होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में है, NO2 प्लस NO2 आपकी रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, N2O4 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके रिएक्शन करके बना रहे हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जो आपका कंपाउंड है वो आपका फॉर्म कर रहे हैं। इसमें भी आप देखेंगे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर, जो पहला तरीका है उसके अंदर प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इस वजह से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। जो दूसरा तरीका है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करने का, उसमें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। तो जब प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी तो आपका वो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होंगे। तो हमने सीख लिया है, पहला हमने सीखा है कि बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं। तो एनर्जी बैरियर हो सकता है। एनर्जी बैरियर के बाद में हमने थ्रेशोल्ड या एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमने ओरिएंटेशन बैरियर को डिफाइन कर लिया है कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन की ज़रूरत होती है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या चीज़ है। तो अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट की, अगर टेम्परेचर का किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन में कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ को हमको देखना है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की आपकी डेफिनेशन बनेगी कि अगर जो टेम्परेचर है उसको 10 डिग्री सेल्सियस से आप क्या करें, इंक्रीज़ करें। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से आप इंक्रीज़ करेंगे तो जो रेट है आपकी 2 से 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, एक तो है आपका कि K प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन में K, यानी एक तो जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर था उस पर, और एक जो दूसरा हमारा है 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर इनका जो दोनों का रेशियो आ रहा है वो बन रहा है आपका 2 to 3 टाइम्स। यानी अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो आपकी रेट है वो भी कितने टाइम्स इंक्रीज होगी आपकी, 2 से 3 टाइम्स। इसके बाद में हमारा टॉपिक है आरएनएस इक्वेशन क्या चीज़ है। हम आरएनएस इक्वेशन को डिस्क्राइब करेंगे और आरएनएस इक्वेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जाता है और आरएनएस इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा आरएनएस थ्योरी। हमको आरएनएस थ्योरी के अंदर जो मेन चीज़ है वो है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ है। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग जो हमने एक्टिवेशन एनर्जी को पहले डिफाइन कर लिया है। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की है जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज कर सकती है। इसका मतलब ये है कि एक जो सफिशिएंट एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास में होनी चाहिए जिससे वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं आप एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद में देखो हमको कैलकुलेशन करना है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पार्ट समझने वाला है वो है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लास्ट टॉपिक है हमारा ये। जो आरएनएस जो साइंटिस्ट है उसने अपनी थ्योरी में दो चीज़ों के बीच में रिलेशन डिफाइन किया था, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो आरएनएस है उसने रेट कांस्टेंट के एंड एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में
रेट कांस्टेंट के और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में रिलेशन डिफाइन किया था। रिलेशन डिफाइन किया था और इक्वेशन दी थी उसने, जो इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन दी थी उसने जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है उसकी वैल्यू बनेगी आपकी a इंटू में e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये रिलेशन आर्हेनियस ने डिफाइन किया था। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म का क्या मतलब है। जो k है, k हमारा रेट कांस्टेंट है, a आपका आर्हेनियस इक्वेशन है, आर्हेनियस कांस्टेंट है ये, e आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है ये। जो E लिखा हुआ है, E का मतलब है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, R आपका गैस कांस्टेंट है, और T आपका टेम्परेचर है। तो पहली चीज़ तो जैसे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि जो आर्हेनियस इक्वेशन है आपकी, आर्हेनियस इक्वेशन किन दो के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है। तो पहली चीज़ हमको सीखनी है कि जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो रेट कांस्टेंट के और इसके साथ में एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है। और रिलेशन क्या दिया उसने, रिलेशन दिया k इक्वल्स टू a इंटू में e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पर k आपका रेट कांस्टेंट है, a आपका आर्हेनियस कांस्टेंट है, e आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, E आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, R आपका गैस कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर है। इसको हम लेके चलेंगे और हम देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राफ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआईटी में, जो क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछा जाता है वो मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि इसको मैथमेटिकली फॉर्म में किस तरह से चेंज करना है और ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है। तो मैं एक बार इसको रफ करता हूँ और हम मेन इक्वेशन को हम लेके कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, जो रिलेशन मेरा बना था k इक्वल्स टू a इंटू में e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये मेरी मेन इक्वेशन है। इस इक्वेशन में मैं लॉग लेता हूँ, तो जो इक्वेशन है टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे लॉग लेंगे इस इक्वेशन में तो ये बनेगा आपका लॉग के इक्वल्स टू, देखो जैसे ही लॉग में एक बार लिख लेते हैं इसको, लॉग a इंटू में e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। देखो लॉग के अंदर हमने फंक्शन सीखा कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम प्लस में लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है लॉग के इक्वल्स टू लॉग a। देखो जो आपका लॉग के अंदर जो पावर आती है, पावर आपकी आगे आती है तो ये बनेगा, और पावर कैसी आपकी नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस का ई अपॉन आर टी। उसके बाद में बनेगा आपका लॉग ई। देखो दूसरी चीज़ सीखने वाली हमारी यहाँ पर ये है कि जैसे हमने मैथमेटिकल्स में पढ़ा है कि अगर लॉग का जो बेस और यहाँ पर लिखा हुआ नंबर हमारा इक्वल बनता है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 बनती है। चाहे दोनों नंबर आपके कोई भी हो, चाहिए इस तरह से लिखा हो तो इसका नंबर भी 1 बनेगा, ये इस तरह से लिखा हो तब भी इसकी वैल्यू 1 बनेगी, चाहिए इस तरह से लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1। यानी ये सीखने वाली चीज़ है कि अगर इसका बेस और यहाँ पर लिखा हुआ नंबर अगर आपका सेम आता है तो इसकी वैल्यू हमेशा आपकी 1 बनती है। तो ये मेरा एडिशनल पार्ट है, ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। एक बार मैं वैल्यू को अप्लाई करूँगा। देखो ये वाला जो पार्ट है ना आपका लॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका आधार भी कितना है, इसका बेस भी कितना है आपका e, इसका बेस भी e है। ये देखो अभी मैंने सिखाया कि ये दोनों अगर नंबर आपके सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी बनती है आपकी 1। इसको मैंने रिप्लेस किया 1 से, तो जो बाकी की इक्वेशन है मैं उसको लिख के बताता हूँ आपको। ये बना आपका log k इक्वल्स टू log a माइनस का e अपॉन आर टी। ये इक्वेशन है। देखो इस इक्वेशन को मैं, ये जो मेरी इक्वेशन है इसको मैं स्ट्रेट लाइन से एक बार कंपेयर करूंगा, तो उससे पहले मैं एक बार इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये इक्वेशन मेरी बनी log k इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट को मैं आगे लिखता हूँ माइनस ई ए अपॉन आर। देखो ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है और आर आपका गैस कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं था। जो वेरिएबल वाला पार्ट था टेम्परेचर आपका, उसको मैंने एक बार अलग लिख लिया है। प्लस में क्या है आपका log a। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है
इस इक्वेशन को मेरे को कंपेयर करना है स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करने के बाद में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखना इक्वेशन है मेरे पास में log k इक्वल्स टू माइनस का e अपॉन में r 1 अपॉन t प्लस में log a। ये इक्वेशन जो आपकी है ये कंपटीशन लेवल में पूछी जाती है। तो मैं स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करता हूँ। कंपेयर करने के बाद में दिख रहा है कि मेरी y की वैल्यू कितनी बनेगी, y की वैल्यू मेरी बनेगी log k। उसके बाद में जो स्लोप है इसको tan थीटा m या फिर स्लोप से लिखते हैं, आप किसी से भी रिप्रेजेंट करो एक ही बात है। ये वैल्यू मेरी बनेगी माइनस का e अपॉन में r, ठीक है। x की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, x की वैल्यू बनेगी आपकी 1 अपॉन में t। और इसके साथ में अगर मैं बात करूं जो मेरा इंटरसेक्ट है, c को बोलते हैं इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट c की वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है आपकी log a। तो सारी वैल्यूज मेरे पास में है। तो चलो मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करके बताता हूँ आपको। देखना मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो जैसे ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं देख रहा हूँ कि एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है मेरी, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, एक्स की वैल्यू मेरी बन रही है 1 अपॉन टी, यानी यहाँ पर एक जो वेरिएबल आएगा वो तो आएगा 1 अपॉन टी। एक्स और वाई एक्सिस जो आपकी है वो वेरिएबल है, तो एक्स एक्सिस पर आपका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 1 अपॉन टी। इसके साथ में मैं बात करता हूँ y की। देखो y की वैल्यू कितनी बन रही है log k, यानी यहाँ पर जो ये y एक्सिस है इस पर एक फंक्शन बनेगा आपका log k। एक बार मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ से। तो जो y एक्सिस पर वैल्यू बनी है वो बनी है log k, और x एक्सिस पर जो वैल्यू बनी है वो बनी है 1 अपॉन टी। इसके बाद में देखो आपका इंटरसेक्ट कैसा आ रहा है, इंटरसेक्ट आ रहा है आपका पॉजिटिव। इंटरसेक्ट पॉजिटिव x एक्सिस पर आता है और ये वाला पार्ट मेरा पॉजिटिव है, यानी इंटरसेक्ट मेरा यहाँ आएगा। नेक्स्ट चीज़ है मेरी स्लोप कैसी है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव आपकी तब आती है जब tan थीटा आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो मेरे को कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, इस वजह से स्ट्रेट लाइन बनाया। ये थीटा कंसीडर करो, ये देखो थीटा आपका 90 डिग्री से ज़्यादा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब भी थीटा आपका 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो स्लोप कैसी आएगी, हमेशा आपकी नेगेटिव स्लोप आएगी आपकी नेगेटिव। और स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, स्लोप लिखें, tan थीटा लिखें, m लिखें, ये सब एक ही चीज़ें हैं। और इनकी वैल्यू कितनी बन रही है क्वेश्चन में, आप देखो माइनस का e अपॉन r, ये चीज़ है। और ये वाला जो पार्ट है आपका, जो x एक्सिस पर जितना पार्ट इसने कट कर दिया है, ये वाला पार्ट जो इसने कट किया है स्ट्रेट लाइन में, जितना पार्ट आपका कट कर दिया है x एक्सिस पर, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट की वैल्यू कितनी बन रही है आपकी, इंटरसेक्ट की वैल्यू बन रही है आपकी log a। तो जो आपका क्वेश्चन बनता है, जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि ये इक्वेशन आपको दे के नहीं रखते हैं, आपको वो ग्राफ प्लॉट करके पूछते हैं कि जो आर्इनियस इक्वेशन है, आर्इनियस इक्वेशन की जो स्लोप है वो माइनस का e अपॉन में r और इंटरसेक्ट आपका log a आ रहा है। तो बताइए कि जो x एक्सिस और y एक्सिस में जो वेरिएबल है वो किनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। इस ग्राफ को पूछने के 2 या 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये पूछा जा सकता है कि अगर आर्इनियस इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू आपकी माइनस का e अपॉन में r है और इंटरसेक्ट log a है, तो बताओ कि जो ग्राफ प्लॉट हुआ था वो किन किन के बीच में प्लॉट हुआ था। तो ये ग्राफ किन के बीच में प्लॉट हुआ है, एक्स एक्सिस में आपका 1 अपॉन टी और वाई एक्सिस पर कितना है log a। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आपका नीट के अंदर रिपीट हुआ है, उम्मीद है वापस ये किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आएगा। इसके बाद में इसकी एक टर्म्स और बन सकती है, जैसे ये वाली जो इक्वेशन है log का, इसका बेस e है, इसको बेस tan में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके बाद आपका मैथमेटिकल टर्म्स है कि किस तरह से इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। बाकी आपकी मैथमेटिकल टर्म्स है डिस्क्राइब की जा सकती हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है ये चैप्टर, तो ये आप इनको इंटरचेंज कर लोगे। ये इक्वेशन और ये ग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन है O। स्लोप की कभी कभी ये आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि अगर log k और 1 अपॉन टी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए आर्इनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो स्लोप और इंटरसेक्ट की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, तो इंटरसेक्ट की वैल्यू बनेगी आपकी log a और स्लोप की वैल्यू बनेगी माइनस का e a अपॉन r। देखो ये इसी फॉर्मूले को हम देखते हैं कि इंटरवल फार्मूला कैसा है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने एक्सप्लेन करके बताया था कि इंटरवल फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बना था आपका, उसी तरह से मैं इंटरवल फार्मूला को डिफाइन करूंगा आर्इनियस इक्वेशन के लिए। जो आपका इंटरवल फार्मूला है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमारी जो रिएक्शन बनी थी, जो हमने भी करी थी, वो बनी थी मेरी log k
इक्वल्स टू माइनस का ई अपॉन आर टी, R1 अपॉन टी, और क्या बना था आपका लॉग ए। ये भी हमने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद में देखो, अगर ये लॉग, इस लॉग का जो बेस है वो है आपका ई, अगर इसका बेस फिलहाल ई है, अगर बेस को बेस 10 में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 2.303 से मल्टीप्लाई करूँगा, एडिशनल मल्टीप्लाई करूँगा मैं इंटू 2.303, तो ये इक्वेशन चेंज होकर क्या बनेगी आपकी 2.303, और जो लॉग का बेस है वो बेस कन्वर्ट होगा 10 में, तो ये बनेगा 2.303 लॉग के इसको टू माइनस का ई अपॉन आर 1 अपॉन टी, और ये बनेगा आपका प्लस 2.303 लॉग ए। देखो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 2.303। अगर 2.303 से इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करूँ तो क्या बनेगा बताओ आप, लॉग के इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का ई अपॉन में 2.303 आर 1 अपॉन टी, और यहाँ से अगर 2.303 को डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका टर्म, तो ये बनेगा लॉग। तो ये इक्वेशन मेरी बन गई है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है लॉग 10 में, और ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है लॉग, ये बेस ई में स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और ये बेस 10 में आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। देखो टाइम इंटरवल फॉर्मूला पढ़ना है मेरे को। टाइम इंटरवल फॉर्मूला का मतलब क्या है, मेरे को दो अलग अलग टेम्परेचर पर इसी इक्वेशन को क्या करना है, कंसीडर करना है। देखो मैं किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पर डिफाइन करता हूँ इसी फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला चेंज होकर बनेगा आपका log k इक्वल्स टू माइनस का ई अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1। पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर T1 पे बात करेंगे तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, T1 प्लस ये बनेगा log ए। देखो जैसे ही आप ये जो T आपका टेम्परेचर इसको चेंज करोगे किसी पर्टिकुलर टाइम पर तो रेट कांस्टेंट K है वो भी आपका चेंज होगा, तो मैंने इसको एक बार डिनोट कर लिया log K1 से। जैसे आप तो इंटरवल, अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर इंटरवल फॉर्मूले की बात करोगे और पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर T1 की बात करोगे, किसी टेम्परेचर T1 की बात करोगे तो जो चेंजिंग आएगी वो सबसे पहले चेंजिंग आएगी यहाँ पर टेम्परेचर आपको क्या लिखना है T1। ये इक्वेशन मैंने डाली, इक्वेशन फर्स्ट। अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, log K2 इक्वल्स टू माइनस का ई अपॉन 2.303 R 1 अपॉन में T2 प्लस का log A। ये मेरी इक्वेशन नंबर बनी 2। अब देखो करना क्या है आपको, जो इक्वेशन सेकंड है उसमें से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है, तो मैं मैथमेटिकल टर्म यूज में लेता हूँ। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में से मैं इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करता हूँ तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा log K2 माइनस log K1 इक्वल्स टू, देखो इधर से क्या बनेगा आपका, 2 में से 1 को माइनस कर रहे हो ना, माइनस का ई अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 प्लस log A। फर्स्ट को माइनस कर रहे हो तो माइनस करोगे तो ये बनेगा आपका प्लस का प्लस ई अपॉन में 2.303 R 1 अपॉन में T1, और ये किसका बन जाएगा आपका माइनस का log A। देखना ये प्लस का log A और ये माइनस का log A, ये आपका कैंसिल हुआ। अब log के अंदर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि log में माइनस को क्या लिखा जा सकता है, log में माइनस को डिवाइड में लिखा जा सकता है, तो ये बनेगा आपका log K2 अपॉन में K1 इक्वल्स टू, देखो इसके अंदर कॉमन क्या है, इसके अंदर ये प्लस वाला पार्ट मैं आगे लिखता हूँ,
तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ई ए अपॉन 2.303 आर, ये मैंने कॉमन ले लिया एक बार, 2.303 आर है, ये वाले तो टर्म बचे, इनमें से मैंने ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा देखो 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2, ये आपका बचेगा। ये मेरा फॉर्मूला है, देखो इसको मैं और लिख लेता हूँ, लॉग K2 अपॉन में K1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर। अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बनेगा T2 माइनस T1 अपॉन में क्या बनेगा T1 T2। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर टाइम इंटरवल, ये टेम्परेचर इंटरवल में आपसे पूछा जाता है अलग अलग टेम्परेचर के लिए, तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये ड्राइव नहीं करना है वहाँ पर, आपको ये याद रखना है। लॉग K2 अपॉन में K1 इक्वल्स टू बनेगा आपका ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। T1 T2 है जो आपकी अलग अलग टाइम पर आपके टेम्परेचर है। तो आर्हेनियस इक्वेशन थी वो मैंने आपको डिफाइन कर दी है कि आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो दो चीज़ों में रिलेशन डिफाइन करती है। पहली चीज़ है आपका रेट कांस्टेंट K, ये मॉडिफाई करके लिखा है, हालांकि रिलेशन सेम यही है, रेट कांस्टेंट है आपके, और ये क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जो आर्हेनियस इक्वेशन है आपकी रेट कांस्टेंट K और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में रिलेशन डिफाइन करती है। इसके साथ में ये आपका चैप्टर अब यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। काफ़ी टाइम लगा इस चैप्टर को करने में, पर जितने भी आपके बेसिक्स थे, जितने भी आपके हायर लेवल के एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे थे वो, प्लस जो आपके बुक के जो क्वेश्चन थे, जो सिंपल क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी जिनको किसी पार्ट में या पर्टिकुलर टॉपिक में कोई पार्ट रह जाता है जो आपका समझ में नहीं आया, तो हमें कमेंट बॉक्स में या पर्सनल आईडीज़ पर आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। आई होप जो चैप्टर आपको मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा से समझ में आया है और आपको लग रहा है कि आपको हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को जो कंप्लीट, ये जो प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर की, जो इंग्लिश मीडियम की हैं। इंग्लिश मीडियम पर जाइएगा आपका, उसमें केमिकल काइनेटिक्स की आपकी जो जितनी भी आपकी 4-5 वीडियोज़ आई हुई हैं वो सारी प्रोवाइड करवाई हुई हैं। आपका कंप्लीट चैप्टर का रिविज़न हो जाएगा। प्लस कंपटीशन के अंदर ये सबसे ईजी टॉपिक है आपका, जो आपके नंबर आपको रिकवर करके देगा। यहाँ से पार्ट आपका गलत होने के बहुत कम चांस हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।